हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग इस वैद्युत चैप्टर में पढ़े थे। तो उसमें क्या होता है कि यदि आवेश स्थिर रहता है तो स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वही यदि आवेश स्थिर न होकर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब आवेश मोशन करेगा, गति करेगा, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। तो अब हम लोग गतिमान आवेश पढ़ रहे हैं। मीन्स आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जब आवेश गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। हम लोग वैद्युत क्षेत्र चूंकि पहले इसके पढ़ चुके हैं, पूरा एक यूनिट पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो गतिमान आवेश में चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े? बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग है बायो-सैवर्ट के नियम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर किसी परिमित लंबाई के या किसी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या परिमित लंबाई के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये आपसे बायो-सैवर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग में पूछेगा। दो अनुप्रयोग होते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर के परिपथी नियम में परिपथी नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, दूसरा अनुप्रयोग इसमें बचा। इसमें भी दो अनुप्रयोग है। एग्जाम में आपकी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत पूछता है। एम्पियर का परिपथी नियम पूछता है और परिपथी नियम के आधार पे किसी एक डेरिवेशन को आपको सिद्ध करने के लिए देगा। तो इस पहला डेरिवेशन हम लोग परिपथी नियम का पढ़ लिया। कौन सा? परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर। और वही दूसरा जो डेरिवेशन है वो है लंबी परिनालिका के कारण, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ये हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो परिनालिका होती क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं परिनालिका की। तो परिनालिका क्या होता है? कोई कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नली होती है। अब ये कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी क्या है? कोई भी पतली सी नली है, पाइप जैसे आप लोग जानते हो। ये क्या है? नली है, मीन्स पाइप कह सकते हैं। ठीक है, ये किस पदार्थ का है? कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी। हम इसको मेटल का, नर्म लोहे का भी बना सकते हैं। ठीक है ना? कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की एक नली है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? तांबे के तार को लपेट देते हैं। क्या करते हैं बेटा? तांबे के तार को ऐसे लपेट देते हैं। या तांबे का तार हमने क्या कर दिया? लपेट दिया। इसमें ये तांबे के तार को लपेट दिए। जब किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नली के ऊपर क्या करते हैं? विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट दिया जाता है, बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो ये जो बनता है इसी को कहते हैं क्या? परिनालिका। इसी का नाम क्या है? परिनालिका। परिभाषा समझना क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को बहुत सारे फेरों में लपेट दिया जाता है, तो प्राप्त जो उपकरण होगा उसे क्या कहेंगे? परिनालिका कहते हैं। अब ये जो तार हमने लपेटा है, उस तार के जो दोनों सिरे होंगे, उन दोनों सिरों के बीच में कोई सेल या बैटरी के द्वारा हम क्या करते हैं? विद्युत धारा यदि प्रवाहित करते हैं। इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो अब इस परिनालिका का नाम हो जाएगा धारावाही परिनालिका। इसका नाम हो जाएगा धारावाही परिनालिका। अब जब ये धारावाही परिनालिका हो जाएगा तो हम जानते हैं जहां भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित किसके कारण होता है? गतिमान आवेश के कारण। और जहाँ गतिमान आवेश होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित यदि हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें आवेश गति कर रहा था, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश धारा के विपरीत दिशा में गति करता है। यदि धारा इस दिशा में गति कर रहा है, इसका मतलब आवेश इसके विपरीत दिशा में, ये आवेश इधर की तरफ गति करेगा। समझ रहे हैं? आवेश विपरीत दिशा में गति करेगा। और जब आवेश गति करता है तो गतिमान आवेश हो गया, और गतिमान आवेश रहेगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा?
उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये जो धारावाही परिनालिका है, मतलब वह परिनालिका जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस परिनालिका में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। एक पूरा उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा। तो हमको अब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है इसमें। ये परिनालिका के भीतर आसपास बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस डेरिवेशन में आपको नहीं बताना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद उसी में विशेष स्थिति में देंगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। मान के चलिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान में आपको 5 नंबर का प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से। एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 नियम में से कोई एक नियम रहेगा और उन दोनों नियमों के अनुप्रयोग दिया जाएगा डेरिवेशन करने के लिए। तो नियम कौन सा, बायो सेवर्ट का नियम देगा या एम्पियर का परिपथी नियम देगा। अब यदि बायो सेवर्ट का नियम देगा तो उसके साथ 2 अनुप्रयोग हैं, उन दोनों में से कोई एक अनुप्रयोग आपसे पूछेगा, ठीक। या एम्पियर का परिपथी नियम यदि देगा तो परिपथी नियम के आधार पे एक अनुप्रयोग आपको देगा। मैंने पीछे सब कुछ पढ़ा दिया है। बायो सेवर्ट का नियम 2 अनुप्रयोग, एम्पियर का परिपथी नियम 1 अनुप्रयोग पढ़ा दिया है, ये दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं एक प्रणालिका है, एक लंबी प्रणालिका है जिसमें फेरों की संख्या, तार के लपेटे गए फेरों की संख्या कितनी होता है, यह एक परिनालिका है जिसमें तार के लपेटे गए फेरों की संख्या कितनी है, यन है। ये परिनालिका, इसमें तार के लपेटे गए फेरों की संख्या कितनी है, यन है, ठीक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। ये एक बैटरी जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। जब ये चुंबक की तरह काम करेगा तो जिस सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है, और जिस सिरे से धारा निकलता है वह सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हम मान लेते हैं कि परिनालिका की कुल लंबाई कितनी है, यल है। परिनालिका की कुल लंबाई कितनी है, यल है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके एक फेरे में मान लेते हैं कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, एक फेरे में। यहाँ टोटल कितना धारा चला था, आई धारा प्रवाहित हुआ है। एक फेरे में मानते हैं कितनी धारा जा रही है, आई नॉट। परिनालिका के एक फेरों में धारा का मान हम मान लेते हैं कितना है, आई नॉट है, ठीक है। और इसमें कुल कितने फेरे हैं, यन फेरे। कुल कितने फेरे हैं, यन फेरे। या कह लीजिए एक लंबाई में अगर हम मान ले कि परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, यन है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, यन है। तो कुल फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि यन है तो कुल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यन हो जाएगा। कैसे, एक पेन का दाम अगर 5 रुपया है तो 10 पेन का दाम निकालना होगा तो क्या करेंगे, 10 × 5 करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि एक लंबाई में फेरों की संख्या, यदि एक लंबाई में फेरों की संख्या यन है तो यल लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, यल एन हो जाएगा ना। ठीक, तो अब हम फिगर के बारे में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। कि माना एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है, यल है। माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई यल है, जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यन है तथा प्रत्येक फेरों में प्रवाहित धारा का मान आई नॉट है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको क्या करना है, इसके भीतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो बायो हमको करना क्या, एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है। क्या लगाना है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम करता क्या, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का जब परिपथी नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं एक छोटी सी लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र। टोटल लंबाई कितना है, यल है, ठीक है। छोटी सी लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या, इसकी छोटी सी लंबाई है डीएल। तो इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा एम्पियर के परिपथी नियम से,
चूंकि बंद परिपथ बना रहे हैं, ये क्या है, पूरा बंद परिपथ बना रहा है, ठीक है। तो इस बंद परिपथ के कारण एकांक लंबाई में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्या, आई का जो मान है वह एकांक फेरों में, एक फेरे में कुल कितनी धारा, आई नॉट। तो कुल कितने फेरे हैं, कुल फेरे हैं यल यन, एक फेरे में आई नॉट धारा है तो यल यन फेरों में कितनी धारा हो जाएगी, यल यन आई नॉट हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ बात करते हैं, माना एकांक लंबाई में धारा, माना एक प्रत्येक परिपथ में धारा, प्रत्येक फेरे में धारा की बात करते हैं, प्रत्येक फेरों में धारा कितना है, आई नॉट। तब कुल फेरों में धारा आई बराबर, कुल फेरों की संख्या कितनी, यल एन इंटू आई नॉट, ठीक। जहां कह देंगे क्या, यन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, जहां यन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है, ठीक। तो अब करते क्या है, इसका समाकलन कर देते हैं, आई का मान रख देते हैं, ठीक है। आई का मान रखने पर ये समीकरण एक मानकर इसमें आई का मान रख दो, तो इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई का मान कितना है, यल यन आई नॉट, ये आई का मान हो गया, ठीक है। अब करते क्या है, ये समाकलन इसका जब करेंगे तो बी dl का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, चूंकि क्लोज परिपथ है, क्लोज परिपथ के लिए थीटा यहाँ पे जो बनेगा वो कितना, जीरो आ जाएगा, जीरो बनेगा तो बी dl का थीटा हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ बी dl कास जीरो का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर चलते ये कितना है, म्यू नॉट यल एन आई नॉट, ठीक है, आई नॉट हो गया। अब यहाँ से हम करते क्या है, बी को बाहर कर लेते हैं, डीएल कुल लंबाई, कुल लंबाई डीएल का मतलब समाकलन करें, लघु लंबाई कितना था, डीएल, तो जिसका समाकलन करने पे कुल लंबाई हो जाएगा, कुल लंबाई का मान कितना है, यल है। तो इधर चलते हैं, ये क्या है, म्यू नॉट यल एन आई नॉट। तो यहाँ से हम समाकलन जब करेंगे तो b इज इक्वल टू कुल लंबाई यल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल ऑफ dl का मान कितना, कुल लंबाई, कुल लंबाई का मान कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। इधर चलते हैं तो म्यू नॉट यल एन आई नॉट, यल से यल क्या होगा, कट जाएगा, b बराबर क्या निकल के आ गया, b बराबर म्यू नॉट यन आई नॉट, जहां आई नॉट क्या है, एक फेरों में प्रवाहित धारा का मान है, जहां आई नॉट क्या है, एक फेरों में प्रवाहित धारा का मान है, समझ में आया। ये लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि लंबी परिनालिका हमारी अनंत लंबाई की है, तब तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके भीतर b बराबर म्यू नॉट एन आई नॉट, जहाँ आई नॉट क्या है, प्रत्येक फेरों में धारा का मान है। यदि वहीं परिनालिका की लंबाई सीमित हो जाए, ये अनंत लंबाई न होकर परिनालिका की लंबाई क्या हो जाए, सीमित हो जाए, ये अनंत लंबाई के लिए तो ये हो गया। अब यदि यही लंबाई हमारा सीमित हो जाएगा, तब ये हमारी लंबाई यदि सीमित हो गया, इसके भीतर हमको निकालना है क्या, इसके भीतर इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए निकालना है, बिंदु P पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये सिरों से मिला देंगे। अब कोण की यदि बात करते हैं तो इस सिरे से कोण बन रहा है, मान लीजिए θ1, ठीक है। इस अक्ष का इस सिरे से कोण कितना मान लेते हैं, θ1, और इस सिरे का कोण कितना है, मान लेते हैं θ2। जब परिनालिका की लंबाई फिक्स हो जाएगी तो दोनों सिरों को हम क्या कर देंगे, उस बिंदु P से मिला देंगे, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब उस बिंदु से मिलाने के पश्चात हम देख लेंगे कितना कोण बना रहा है, ठीक है। दोनों सिरों के लिए कोण, पहले कोण को मान लेंगे θ1, दूसरे सिरे के कोण को मान लेंगे
थीटा 2। अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा यह B बराबर म्यू नॉट अपान 2 एन आई, जैसा कि ये है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट या आई बाई 2 ब्रैकेट में आएगा कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। पीछे हम लोग एक डेरिवेशन पढ़े थे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में, जिसमें साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आया था डेरिवेशन। सेम टू सेम ये भी उसी प्रकार से है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यदि परिनालिका के बीच में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र न निकालकर एक सिरे पर निकालना, चाहे इधर के सिरे पर चाहे इधर के सिरे पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तब इस सिरे पर, जैसे कि मान लीजिए हम निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक, इस सिरे पर जब निकालेंगे तो इसके साथ कोण कितना बनेगा इस अक्ष का, इसके साथ कोण बनेगा 90 डिग्री, ये कहेंगे 90 अंश। और इसके साथ कितना कोण बन रहा है, मान लीजिए ये बन रहा है कोण कितना, थीटा मान लेंगे। कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। इसके साथ कितना कोण बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। और इसके साथ मान लेंगे कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, एक ही ध्यान दीजिए कि किसी एक सिरे पर जब हम चलेंगे, तो जैसे कि इस सिरे पे चलना है, तो इस सिरे पर ये कोण हमारा इस अक्ष के साथ मान रख लेंगे, आप थीटा 1 थीटा 2 का मान रख लेंगे, तो मान क्या मिलेगा, एक सिरे के लिए कोण का मान 0, ठीक है, सही है। इस सिरे पर जब निकालेंगे तो इस सिरे के लिए इस अक्ष पे जो कोण बनेगा इसी लाइन के साथ यह कोण 0 बनेगा, और इसके साथ इसका कोण कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। मतलब एक मान 0 तो दूसरा मान 90 डिग्री। थीटा 1 का मान जो है वह किसी एक सिरे पर जब कहेगा तो थीटा 1 का मान 0, और वही थीटा 2 का जो मान रहेगा वह कितना, 90 डिग्री। ठीक है। किसी एक सिरे पर अब यदि हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो दोनों किनारों को हम देख लेंगे कोण कितना बना रहा है। तो इस बिंदु पर इसके साथ जो कोण बनेगा इसी लाइन पर, इसी किनारे पर हमको इस सिरे के साथ अगर कोण बनाना है, ध्यान दीजिए, यह हमारा सिरा हो गया, किनारा हो गया। इस किनारे का, इस सिरे का, इस बिंदु के साथ जो कोण बनेगा वह 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिरा हो गया, और इस सिरे का इसी बिंदु पर कोण बनाएंगे तो 0। और वही दूसरा सिरा ये है, इस सिरे का इस किनारे से कोण देखेंगे तो कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। मतलब थीटा 1 का मान जो है वह 0 हो जाएगा। इस किनारे का इसी किनारे पर कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। वही इस सिरे का इस किनारे से जब हम कोण बनाएंगे तो ये कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो थीटा 1 का मान 0 एंड थीटा 2 का मान 90 डिग्री जब रखेंगे तो काश थीटा 1 का मान 0, काश 0 का मान 1, काश 90 का मान 0 होता है। तो इसका मान 1 करेंगे तो B इक्वल टू किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट बटे कितना, 2। ये किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर लीजिए, बिल्कुल सरल है, आसानी से आपको आ जाएगा, बस आप एक बार समझ लीजिए। फिर से देखिए, करना कुछ नहीं, परिनालिका की परिभाषा देनी है, एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार चलेंगे तो वेक्टर v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद ये जो आई है यह परिनालिका में प्रवाहित कुल धारा है। यदि हम एक फेरों में धारा का मान लेते हैं कितना, आई नॉट, यदि एक फेरों में मान लेंगे धारा का मान आई नॉट है, और वहीं कुल फेरे कितने, यल फेरे हैं, तब कुल लंबाई कितनी है, यल लंबाई है, और एक लंबाई में फेरों की संख्या n, एक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो कुल लंबाई कितना, यल n। ठीक है। फिर से समझिए, हमने कहा यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो कुल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यल n। एक पेन का दाम यदि 5 रुपया है तो कुल 10 पेन का दाम कितना, 10 गुणे 5। वैसे ही एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो यल लंबाई में कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यल n। तो ये हो गया यल लंबाई में फेरों की संख्या। अब एक फेरों में धारा का मान आई नॉट है, तो जितने फेरे रहेंगे उतने फेरों में धारा का मान क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कुल फेरों की संख्या है यल n, और उसमें एक फेरों में धारा का मान आई नॉट,
तो कुल फेरों की संख्या में एक फेरे के मान धारा का मान गुणा करेंगे तो कुल धारा निकल के आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल धारा आई का मान हो जाएगा यल एन आई नॉट, ये हमने रख दिया यल एन आई नॉट, और इसके पहले म्यू नॉट, इसके पहले इधर है वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल। ये वी डॉट डीएल का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वी डीएल का जीरो का मान एक हो जाएगा। वी को बाहर कर लिया है, डीएल का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण लंबाई परिनालिका की कुल लंबाई, तो परिनालिका की कुल लंबाई कितनी यल है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएल का मान कितना यल से यल दोनों तरफ क्या होगा पड़ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा म्यू नॉट एन आई नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट। ये आ गया परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि कहेगा कि परिनालिका के एक किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो परिनालिका के एक किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, परिनालिका की लंबाई हमारी फिक्स हो जाएगी, अनंत लंबाई का नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबाई का परिनालिका नहीं होगा, तो उसमें परिनालिका की लंबाई फिक्स कर देंगे। तो अब परिनालिका की हमारा सीधा फिक्स हो गया। यहाँ परिनालिका के भीतर बिंदु बी पर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों किनारों को मिला देंगे, दोनों सिरों को मिला देंगे। इधर से सिरे से कोण बन रहा है कितना θ1, इधर से बन रहा है कितना θ2, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो जाएगा, ठीक है। उसके किसी एक किनारे पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इधर किसी भी किनारे पर ये चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वैसे एक किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इस किनारे का इसी किनारे से कोण कितना बनेगा 0 θ1 0, फिर इस किनारे का इसके साथ कितना कोण बनेगा बेटा, तो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो θ2 का मान 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इसमें θ1 θ2 का मान रखेंगे, cos 0 का मान 1 आ जाएगा, cos θ2 का मान 0 हो जाएगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा। तो ये परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, उसके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, वह राशि जिसमें मान तो दिया जाए उसके साथ उसमें दिशा भी रहे, मान के साथ साथ क्या रहे, दिशा रहेगा, उस राशि का नाम क्या हो जाएगा, सदिश राशि नाम होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि ज्ञात करने की बात किया जाए तो दो नियम है हम लोगों के पास। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कितने नियम, दो नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, गतिमान आवेश के कारण। क्यों, क्योंकि ये पूरा यूनिट हम लोग गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुंबक के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा करेगा, लेकिन बिना चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो जाए, तो विद्युत धारा के कारण। यदि किसी चालक में, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। किसी बिंदु पर हमको बताना पड़े कि इस बिंदु पे बताइए चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नियम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका नियम हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के नियम की बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का दो नियम है। पहला दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, ज्ञात करने का नियम, कितने नियम है, दो नियम है। पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये पहला नियम है। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दूसरा क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक, दाएं हाथ की हथेली का नियम एंड दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, किसका, मैक्सवेल का। मैक्सवेल को आप लोग जानते होंगे, क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है वो मैक्सवेल। उसको उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ वो जो मारता है चौका छक्का,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वो मैक्सवेल आ गया, दाएं हाथ का नियम दे दिया, ऐसा नहीं है, क्या ना। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है, ये मैक्सवेल अलग है, वो मैक्सवेल अलग है, ठीक है। तो अब पहले की बात करते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बाएं हाथ का नियम भी होता है, याद रखना, बाएं हाथ की हथेली का नियम भी होता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम भी होता है, दोनों में बताएंगे अंतर क्या है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम की बात करते हैं। दाएं हाथ की हथेली को हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि जो अंगूठा है वह चारों अंगुलियों के साथ कैसे रहेगा, लंबवत हो। अंगूठा चारों अंगुलियों के साथ परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, ठीक है। ये इस प्रकार से हम अपने दाएं हाथ को फैलाएं कि अंगूठा चारों अंगुलियों के साथ परस्पर क्या हो, लंबवत हो। हमारा हाथ थोड़ा सा देख लेना, कानून से भी तगड़ा हाथ है। ये देखिए दाएं हाथ लग रहा है, नहीं दाएं हाथ नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा है, ठीक। ये हमने दाएं हाथ अपना इस प्रकार से फैलाए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई चालक तार है जिसमें धारा मान लो प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये चालक तार में धारा चाहे जैसे प्रवाहित हो रही है, चालक तार है, ऊपर भी धारा प्रवाहित हो सकता है, नीचे भी, वो तो अब डिपेंड करेगा किधर से किधर आप धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, ठीक है। आवेश किधर गति कर रहा है, आवेश यदि नीचे की तरफ गति करेगा तो धारा ऊपर की तरफ, यदि आवेश ऊपर की तरफ गति करेगा तो धारा नीचे की तरफ प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो अब दाएं हाथ की हथेली के नियम से यह कहता है, जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, इसमें धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यह एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। तो हथेली का नियम क्या कहता है कि अंगूठा और चारों अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि ये लंबवत हो। अंगूठा चारों अंगुलियों के साथ कैसे हो, लंबवत हो। तब यदि अंगूठा जो है वह किस दिशा में हो, ध्यान देना, ये अंगूठा और चारों अंगुलियों की जो दिशा है, यह चारों अंगुलियों किस दिशा में हो, धारा की दिशा में। चारों अंगुली किस दिशा में हो, धारा की दिशा में हो। क्या हो गया जी, धारा की दिशा में कहा, चारों अंगुलियां जो है वह उस बिंदु की तरफ हो जिस बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, बिंदु की ओर। चारों अंगुली किधर की तरफ हो, उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये अंगूठा उधर की तरफ अंगूठा करेंगे जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये धारा की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। अंगूठा धारा की तरफ होनी चाहिए और ये चारों अंगुली चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले बिंदु की तरफ होनी चाहिए। जैसे हमने कहा ये एक तार है जिसमें धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो इसके बगल में ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है किस दिशा में होगा। तो हम क्या करेंगे, ये अपना दाहिना हाथ ऐसे उठाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान देना, ये अंगूठा ऊपर अगर धारा जा रहा है तो अंगूठा किधर होना चाहिए, ऊपर, ऐसे नीचे नहीं कि अंगूठा नीचे कर दिए धारा ऊपर जा रहा है, गलत हो जाएगा। तो हमको अंगूठा ऊपर रखना है, जिधर धारा जा रही है ऊपर कर देंगे। फिर ये जो चारों अंगुली है ये अंगूठा के लंबवत होना चाहिए, नहीं कि ऐसे फैला दिए हैं। चारों अंगुलियां अंगूठे से क्या हो, लंबवत हो। ये 90 अंश का कोण, चारों अंगुली अंगूठे के साथ कितने अंश के कोण पे हो, 90 अंश के कोण पे हो। तब अंगूठा को जब चालक की तरफ ले जाएंगे तो अंगूठा किधर की तरफ होना चाहिए, धारा की दिशा में। तो अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि धारा ऊपर की तरफ जा रहा था। अब चारों अंगुली किधर होना चाहिए, उस बिंदु की ओर होना चाहिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ये ऐसे हम कर देंगे, ये देखिए अंगूठा ऊपर की तरफ जिधर धारा जा रहा है, ये चारों उंगली उधर की तरफ जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तब हथेली के लंबवत धक्का देने की जो दिशा होगी वही दिशा कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये इस प्रकार से अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगली
उस बिंदु की दिशा में हो गया, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा किधर है, बोर्ड के अंदर है। तो कहेंगे किधर, बोर्ड के भीतर की ओर। आप लोगों में क्या होगा, कॉपी के पेज के या कहो पृष्ठ के तल के अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इसमें धारा की दिशा आप क्या जैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक तार है जिसमें धारा किधर की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे है बिंदु P, इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि जब कोई चालक तार होता है उसमें धारा बहती है तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हथेली का दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो दाएं हाथ का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे, ये इस प्रकार से अंगूठा किधर कर देंगे, धारा की दिशा में नीचे की तरफ करेंगे, और चारों अंगुली उस बिंदु की तरफ करेंगे जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ऐसे कर देंगे। अब ये हथेली के लंबवत धक्का देने की जो दिशा हो रही है, यही दिशा कहलाएगी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धक्का देने की दिशा किधर, अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अच्छा, बाएं हाथ की हथेली का नियम की अगर बात करते हैं, तो बाएं हाथ की हथेली का जो नियम होता है वह बल की दिशा को ज्ञात करना है। वो इस प्रकार से काम करता है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, यह दिशा बल की दिशा को बताता है। और दाएं हाथ की हथेली की जो नियम होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। इतना याद रखिएगा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि बाएं हाथ का जो नियम होता है वह बल की दिशा, ब से बायां, ब से बल की दिशा होता है, और दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। ठीक है, आते हैं दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी पेंच को पेचकस की सहायता से यदि कसते हैं, मान लीजिए यह एक पेंच है, ठीक है, ये क्या है, एक पेंच है। ठीक है, पेंच आप लोग देखे होंगे, कसने वाला पेंच, ये एक पेंच है जो कि दीवार में कसा जाता है। और इस पेंच को हम क्या करते हैं, पेचकस की सहायता से क्या करते हैं, कसते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पेचकस है, ठीक है, ये पेचकस है। इस पेचकस को हम क्या करेंगे, इसमें लगा के इसको हम क्या करेंगे, कसेंगे। जब कसेंगे तो ये क्या करेगा, कसेंगे, ओपन नहीं करना, ध्यान देना। जब किसी पेचकस को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर पेच को क्या करते हैं, कसते हैं। जब कसते हैं तो यह जो नोक है, पेच का जो नोक है, वह किस दिशा में गति करना चाहिए, धारा की दिशा में गति करना चाहिए। जहाँ धारा जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में गति करना चाहिए, नोक की दिशा। तब चारों अंगुली जो हम इसमें घुमाएंगे, चारों उंगली जिस प्रकार से इसे मोड़ेंगे, चारों उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा होगी वह दिशा कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब कसेंगे तो ध्यान रखिए, इस प्रकार से ऐसे कसेंगे, ऐसे कसेंगे ना, ये इस प्रकार से घूम रहा है कि मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये देखो ऐसे कस रहे हैं, ऐसे कस रहे हैं, तो इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से आ रहा है ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। इसको मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, नियम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम अपने दाहिने हाथ से किसी पेच को पेचकस की सहायता से कसते हैं, तब यदि पेच के नोक की दिशा धारा की दिशा में गति करे, तब मुड़ी हुई चारों अंगुलियों की जो दिशा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल की बात करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश यदि गति कर रहा है तब उसमें बल की बात करते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा ब्लैक बोर्ड पूरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये ब्लैक बोर्ड यदि चुंबकीय क्षेत्र है, तब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तो आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब ये गति करेगा तो इस पर बल लगेगा। क्यों बल लगेगा, क्योंकि दो चुंबक एक दूसरे के बीच में या तो आकर्षण का बल लगाते हैं या तो प्रतिकर्षण का। आप कहोगे कि अब दूसरे चुंबक कहाँ से आ गए, तो ये तो पहले ही से एक चुंबकीय क्षेत्र है ना। और जब ये पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब
चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब इसमें एक चुंबक है तभी तो चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें कोई आवेश गति कर रहा है तो ये गति करेगा तो ये भी चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक। अब ये भी चुंबक की तरह जब काम करेगा तो कितने चुंबक हो गए, दो चुंबक। अब दो चुंबक के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। तो वही कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर यदि आवेश गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगेगा उस बल का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान आवेश पर जो बल लगेगा उस बल का नाम होता है लॉरेंज बल, ठीक है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश, ये हमारा आवेश है, यह आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किस वेग से, चाहे जिधर गति कर सकता है, आवेश स्वतंत्र है, चाहे जिधर गति करेगा, इधर उधर, चाहे जिधर उसका मन करेगा, अपने घर, अपने मन का मन किया तो मार्केट में फुल्की खाने, चाट खाने, चाउमीन खाने, कुछ भी खाने, अपना घूमने चला गया। ये गति कर रहा है, किस चाल से गति कर रहा है, v चाल से। मान लेते किस चाल से गति कर रहा है, v चाल से गति कर रहा है। जब ये आवेश गति करेगा तो इस पर बल लगेगा, क्यों, क्योंकि जब ये गति करेगा तो ये चुंबक इस क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, ठीक है। तो ये खुद एक चुंबक की तरह काम करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र था उसमें पहले से ही चुंबक रहा होगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक ये चुंबक की तरह काम किया, दूसरा पहले से ही चुंबक था, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल का नाम क्या होगा, लॉरेंज बल। अब ये जो आवेश गति कर रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे गति कर रहा है, तो मान लेते कितने कोण पे है, थीटा कोण पे गति कर रहा है। कितने अंश के कोण पे, थीटा अंश के कोण पे गति कर रहा है। किस चाल से गति कर रहा है, v चाल से गति कर रहा है। किस में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, वेक्टर v, या परिमाण में केवल v, ठीक है। अब ये जो आवेश है, इस आवेश का चार्ज कितना है, मान लेते q चार्ज है, आवेश का चार्ज कितना है, q चार्ज है। तब इस आवेश को गति करने के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा उस बल को कहेंगे लॉरेंज बल। इस लॉरेंज बल का जो मान है, बल को F लिखते हैं, कोई भी बल हो तो लॉरेंज बल F इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है वो v क्यू बी साइन थीटा, v क्यू बी साइन थीटा। इसी को कहते हैं क्या, लॉरेंज बल। हम लोग लॉरेंज बल की बात कर रहे हैं। गतिमान आवेश यदि कोई है जो कहाँ पे है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, तो उस पर जो बल लगेगा उसी को कहते हैं क्या, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो ये लॉरेंज बल की परिभाषा, सबसे पहले तो परिभाषा कैसे देंगे, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर जो बल कार्य करता है उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। मान लेंगे, माना कोई आवेश Q है जो कि चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर v चाल से गति करता है, तब उस पर लगने वाला लॉरेंज बल बराबर v क्यू बी साइन थीटा, ठीक। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनता है, एक नंबर का प्रश्न क्या बनता है, ये जो आवेश गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस दिशा में गति कर रहा है उसकी बात हो रही है। वह जिस दिशा में गति करेगा, जितने अंश के कोण से गति करेगा उसके हिसाब से वह किस पथ पर जाएगा, उसका पथ कैसा बनेगा उसकी बात हो रही है। तो इसके दो तीन पथ हैं वो आप याद रखिए। जब पहला, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत गति करे, कैसे, अभिलंबवत गति करता है, तब आवेश का जो पथ होगा, आवेश का पथ कैसा होगा, जब अभिलंबवत गति करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, पथ वृत्ताकार होगा, ठीक है। अभिलंबवत गति करता है तब आवेश का जो पथ है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पथ कैसा है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करता है, कैसे,
समांतर गति करता है, समांतर गति करता है, तब उसका पथ ऋजु रेखीय होता है। कैसा होता है? ऋजु रेखीय मतलब सरल रेखीय, ऋजु रेखीय होता है। अर्थात उस पर कोई बल काम नहीं करता। अगर समांतर गति करेगा तो उस पर कोई बल काम करता है नहीं। कैसे पता चला बल नहीं काम करता है? तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, F बराबर वी क्यू बी साइन थीटा। समांतर गति करेगा तो थीटा का मान कितना? 0। जब थीटा का मान 0 रहेगा तो साइन थीटा का मान 0, साइन थीटा 0 तो ये पूरा का पूरा बल का हो जाएगा 0, मतलब आवेश पर कोई बल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात अब याद रखिएगा कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, या कह लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तब उस पर कोई भी बल काम नहीं करता है। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, अभिलंबवत और समांतर छोड़कर यदि किसी पथ पर गति करेगा तब उसका पथ कैसा होगा? तो पथ सर्पिलाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सर्पिलाकार। जैसे ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, एक आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र के, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत ऐसे गति कर रहा है, तब ये अभिलंबवत जब गति करेगा तो इसकी पथ जो होगी वो ऐसे सीधा पथ नहीं होगा। तब कैसा पथ होगा? सीधा पथ नहीं होगा। तो ये चला था विलंबवत, जब यहाँ से विलंबवत चला था तो इसका पथ क्या हो जाएगा? यहाँ से विलंबवत चला था तो इसका पथ कैसा हो जाएगा? ऐसे वृत्ताकार ये बन जाएगा। क्यों? बल के कारण, उसमें जो बल लग रहा है उस बल के कारण वह घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। वहीं यदि चुंबकीय क्षेत्र के यदि समांतर गति कराए, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? समांतर ऐसे गति करेगा तो इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। जब बल नहीं काम करेगा तो ये सीधा जाएगा, सीधा जाएगा तो इसका पथ कैसा हो जाएगा? ऋजु रेखीय सरल रेखीय पथ हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर गति कर रहा है, अभिलंबवत और समांतर को छोड़कर किसी कोण पर यदि गति करता है, जैसे कि ये ऐसे झुकाव में इस कोण पर गति कर रहा है, चाहे जितना कोण बन सके, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसमें आवेश ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण पर यदि गति करता है, तब जो उसका पथ होगा, उसका पथ कैसा होगा? सर्पिलाकार होगा। पथ कैसा होगा? सर्पिलाकार, सर्पिल के आकार का ऐसे होगा। ठीक है, ये पथ सर्पिलाकार हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो आज लॉरेंज बल हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। आज के लिए इतना काफी है, इतना आप लोग तैयार कीजिए। एक दो टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म कर देंगे, तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ जाएंगे। तो अब आप लोगों का जो क्लास है वो कंटिन्यू अब आज से ऐसे ही चलेगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। मेरी आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इसका क्या करेंगे? नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा मिलेगा, समझ में भी आएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को, यारों को, आसपास के पड़ोसियों को आप क्या कीजिए? लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम।